इमेजिन करो दोस्तों कि आप किसी आइडल के बहुत बड़े वाले फैन हो, जिगरी फैन, और आपके मरने के बाद आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आप उसके बच्चे के रूप में पुनर्जीवित होते हो, तो फिर तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। ये एनिमे बिल्कुल इसी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है और आज हम लोग इसी एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एनिमे का नाम है ओशिनोको, इंग्लिश में माई स्टार। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपने पेशेंट के रूम के अंदर बैठ के एक आइडल की परफॉर्मेंस को देख रहा था। डॉक्टर हमें बताता है कि वो इस आइडल का बचपन से फैन नहीं है, जबकि डॉक्टर को इसकी आदत उसकी एक पेशेंट सेरेना से लगी थी जो कैंसर की पेशेंट थी। और सेरेना आइडल आई की बहुत बड़ी फैन थी और उसका सपना था कि वो भी उनकी तरह एक आइडल बने, लेकिन कैंसर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। हालांकि डॉक्टर सेरेना से कहता है कि वो पहले ही काफी खूबसूरत है, तो फिर सेरेना मौके पे ही डॉक्टर को प्रपोज कर देती है। लेकिन डॉक्टर सेरेना से कहता है कि अगर वो 16 साल की होती तो वो शादी करने के बारे में सोचता भी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सेरेना कैंसर की वजह से 12 साल की उम्र में ही मारी जाती है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास एक पेशेंट आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो 16 साल की थी, और वो प्रेग्नेंट लेडी और कोई नहीं असल में आई थी। डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि वो लेडी आई है तो वो काफी ज्यादा हिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो आई से वादा करता है कि वो उसकी डिलीवरी को सक्सेसफुल करेगा। जिसके बाद दिन इसी तरीके से बीतते जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब आई की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन डिलीवरी के कुछ टाइम पहले ही डॉक्टर की मुलाकात एक बंदे से होती है जिसे ये पता लग गया था कि आई यहाँ पर प्रेग्नेंट है। तो फिर डॉक्टर उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि अगर किसी रिपोर्टर को इसकी भनक लग गई कि आई प्रेग्नेंट है तो फिर उसका पूरा का पूरा कैरियर एक ही बार में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब डॉक्टर उस बंदे का पीछा कर रहा था तब वो खाई से गिर के मारा जाता है। वहीं पे आई की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है और उसे ट्विन होते हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि डॉक्टर का रिकार्नेशन आई के बेटे के रूप में ही हो गया था और अभी डॉक्टर का नाम एक्वा है। और वहीं पे डॉक्टर की छोटी बहन का नाम रूबी था, लेकिन एक्वा को उसकी छोटी बहन से कोई खास फीलिंग नहीं आ रही थी। उसी टाइम पे वहाँ पे आई का मैनेजर आता है जो कि अभी तक आई का गार्डियन बना हुआ था, और साथ ही में उसकी वाइफ मियाको आई थी। मैनेजर बताता है कि कल आई का कॉन्सर्ट है, इसीलिए आई वहाँ पे अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर मैनेजर की एजेंसी और वो मैनेजर दोनों ही गायब हो जाएंगे। इसीलिए आई वहाँ पे कॉन्सर्ट करेगी और मियाको आई के बच्चों का ख्याल रखेगी। फिर हम देखते हैं कि आई का कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा कमाल का चल रहा था और वहाँ पे आई की परफॉर्मेंस वो लाजवाब थी। इधर घर के साइड में मियाको को बच्चे संभालने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो बच्चों को संभालते संभालते थक हार के सो जाती है। वहीं पे एक्वा टीवी को ऑन कर लेता है और आई की परफॉर्मेंस को देखने लगता है। उसी टाइम पे रूबी की आंख खुल जाती है और वो चुपचाप एक्वा के बगल में आके बैठ जाती है और शो को देखते हुए आई की लगातार तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ज्यादा कमाल की है। वहीं पे एक्वा को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही थी कि उसकी बहन इतनी जल्दी से यहाँ पे चल के आ गई और बोलने भी लगी। दरअसल रूबी भी एक्वा की तरह ही रीबॉर्न हुई थी और एक्वा को ये बात काफी टाइम पहले ही पता चल चुकी थी, क्योंकि एक रात जब एक्वा की आंख खुली थी तब उसने रूबी को पकड़ लिया था, जहाँ पे वो हेटर्स को बहुत बुरी तरीके से रिप्लाई कर रही थी कि आई बहुत ज्यादा अच्छी है। और रूबी भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि एक्वा चल सकता है। वहीं पे एक्वा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि रूबी भी रीबॉर्न हुई है, क्योंकि उसे बस एक नॉर्मल सी बहन चाहिए थी। फिर हम लोग उसी किलर को देखते हैं जिसने एक्वा को मारा था, और वो आई के कॉन्सर्ट को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि आई ने उसे धोखा दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब एक्वा को भूख लगती है तब वो भाई अपनी बोतल से ही दूध पीता है, लेकिन वहीं पे रूबी डायरेक्ट भाई निपल से दूध पी रही थी और साथ ही में वो एक्वा को चिढ़ा भी रही थी, इसीलिए एक्वा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। खैर आई के जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं और रूबी बताती है कि वो मरने से पहले एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, इसलिए उसके लिए ये सब करना ठीक बात है, लेकिन एक्वा के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा और लड़का है। इसके बाद रूबी को डायपर चेंज करना था, तो फिर मियाको उसका डायपर चेंज करने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि मियाको को ऐसा लगा था कि अगर वो किसी मैनेजर से शादी कर लेगी तो फिर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे किसी आइडल के बच्चों के डायपर्स को चेंज करेगी। इसीलिए मियाको प्लान बनाती है कि वो आई की सच्चाई को सबके सामने दिखा देगी और किसी रिपोर्टर को ये न्यूज भेज के कि उसके बच्चे हैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लेगी। इसीलिए रूबी भागते हुए एक्वा के पास जाती है और उसको इस बारे में बताती है। इसीलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो लोग मियाको को कैसे संभालेंगे। इसके बाद वो दोनों अपने पीछे एक लाइट रख लेते हैं और मियाको को बेवकूफ बनाते हुए कहते हैं कि वो गॉड के द्वारा भेजे गए डिवाइन मैसेंजर्स हैं और आई को खुद मनोरंजन के देवता ने चुना है, इसीलिए अगर मियाको आई के साथ कुछ भी बुरा करेगी तो फिर उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी, जिससे मियाको काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रोने लगती है। लेकिन रूबी मियाको से कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी है, अगर वो शांत रहती है और इस बात को राज रखती है तो फिर वो लोग उसकी मदद करेंगे मियाको की शादी किसी खूबसूरत एक्ट्रेस से करवाने में, जिससे मियाको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और
खुशी खुशी काम करने लगती है। रात के टाइम पे एक्वा रूबी को देखते हुए कहता है कि रूबी बिल्कुल सेरेना की तरह ही आई को लेके बातें करती है। वहीं पे रूबी भी इस बात से हैरान होती है कि एक्वा ने उसकी पिछली जिंदगी का नाम लिया, लेकिन उसे इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है कि एक्वा कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता है। जिसके बाद हम लोग आई को देखते हैं और उसे उसकी पेमेंट मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ 2 लाख येन थी। इसलिए आई को काफी ज्यादा निराशा हो रही थी और उसे लगता है कि एजेंसी में कोई तो गड़बड़ है। लेकिन मियाको उसे बताती है कि एजेंसी नई नहीं है और ऊपर से उनके पास ज्यादा पेमेंट भी नहीं है। वहीं पे आई का सपना ये था कि वो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पैसे कमाना चाहती है, ताकि वो अपने बच्चों की हर एक नीड को पूरा कर सके और उनके पास ज्यादा मौके हो जिंदगी को सफल बनाने के लिए। इसके बाद रूबी और एक्वा के सामने इस इंडस्ट्री का काला सच आता है कि आइडल्स को कभी कभी ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि पेमेंट हमेशा प्रोड्यूसर्स और मेंबर्स के बीच में बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे कुछ आइडल्स होती हैं जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, जैसे कि वो कभी एक्ट्रेस बन जाती हैं तो फिर कभी रोल मॉडल। लेकिन जो आइडल्स फेल हो जाती हैं, या तो वो किसी बड़े बार के अंदर वेट्रेस का काम करती हैं या फिर उन्हें किसी स्पेशल काम के लिए रख लिया जाता है। और वो दोनों ये सभी चीजें जान के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी भी अच्छी नहीं है। जिसके बाद हम लोग आई को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। दरअसल एक हेडर ने उसके ऊपर कमेंट किया था और वो काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। जिसके बाद आई का एक दूसरा कॉन्सर्ट होने वाला था। वहाँ पे मियाको, रूबी और एक्वा को भी अपने साथ लेके आई थी, क्योंकि उन दोनों ने उसे ब्लैकमेल किया था। आई का ये वाला कॉन्सर्ट ज्यादा ठीक नहीं जा रहा था और ज्यादा लोग चीयर नहीं कर रहे थे, और ये सब कुछ देखते हुए एक्वा और रूबी अपनी मदर को चीयर करने लगते हैं। तो आसपास के सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं पे एडल्स ने भी अपना परफॉर्मेंस रोक दिया था और आई जैसे ही देखती है कि उसके दोनों बच्चे उसके लिए चीयर कर रहे हैं, तो फिर उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। जिसके बाद आई और भी ज्यादा एनर्जी से वहाँ पे परफॉर्म करने लगती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद आई अपने रिव्यू चेक कर रही थी, तभी वहाँ पे उस हेडर का भी कमेंट था कि आई की स्माइल काफी ज्यादा अच्छी है, और आई उस हेडर के कमेंट को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। एक्वा और रूबी भी बड़े हो जाते हैं और चलने और बोलने लगते हैं। वहीं पे आई को और भी कई सारी जॉब मिलने लगती हैं, और साथ ही में उसे एक छोटे से ड्रामा के अंदर एक रोल भी मिल गया था। उसी की शूटिंग करने के लिए आई शूटिंग सेट पे पहुंची थी और वो अपने साथ एक्वा और रूबी को भी लेके आई थी। शूटिंग सेट पे जब वो लोग पहुंचते हैं तो एक्वा और रूबी डायरेक्टर को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा डरावना था। वहीं पे सेट के बाकी जितने भी लोग थे वो सभी एक्वा और रूबी को काफी ज्यादा प्यार दे रहे थे। वहीं पे एक्वा गलती से डायरेक्टर से टकरा जाता है, जिसका नाम तैसी था। जिसपे एक्वा उसे माफी मांगने लगता है और माफी मांगते समय वो काफी ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे वो देख के तैसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा इतने भारी भरकम वर्ड्स का कैसे यूज कर सकता है। जिसपे एक्वा बहाना बना देता है कि उसने ये सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। तो फिर तैसी इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड दे के एक्टिंग के लिए इन्वाइट करता है। लेकिन एक्वा बताता है कि वो लोग काम आई को क्यों नहीं देते हैं। तो फिर तैसी एक्वा को समझाने लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा पेचीदा होती है। यहाँ पे 3 तरह के एक्टर्स होते हैं। पहला एक्टर जो मेन एक्टर होता है और वो पूरी स्टोरी को खींच के रखता है। जिसके बाद आता है नेचुरल टैलेंट, जो कि पूरी स्टोरी के अंदर जान डाल देता है। जिसके बाद आते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, जो कि न्यू कमर्स होते हैं। जिसके बाद आईसी एक्वा को आई के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी एक्टिंग एवरेज है, लेकिन वो क्यूट होने की वजह से ऑडियंस का जो अटेंशन होता है उसे ग्रैब कर लेती है। जिसके बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और आई और उसके बच्चे बैठ के उस ड्रामा को देख रहे थे जहाँ पे आई का सीन आने वाला था। लेकिन जब सीन आता है तब आई का सीन काफी ज्यादा कट कर दिया जाता है और बस हल्का सा ही सीन दिखाया जाता है, जिससे एक्वा और रूबी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग कंप्लेन करने लगते हैं। वहीं पे एक्वा डायरेक्ट तैसी को ही कॉल लगा लेता है और उसे पूछता है कि उन्होंने आई के सीन को काट क्यों दिया। तैसी समझाता है कि आई काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसीलिए वो पूरी ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचने वाली थी, इसीलिए उन लोगों ने उसके सीन को काट दिया ताकि अटेंशन सारा आई की तरफ न जाए और मेन कैरेक्टर की तरफ बना रहे, और इसी की वजह से वो लोग अपनी मर्चेंडाइज को बेच के पैसा कमा सकते थे। लेकिन तैसी एक्वा को बताता है कि उसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, वो आई को एक और जॉब देगा, लेकिन उसके लिए एक्वा को भी उस फिल्म के अंदर शूटिंग के लिए योगदान देना पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन उस जगह का होता है जहाँ पे वो लोग शूटिंग करने के लिए गए हुए थे। वह पे तैसी एक मास्टर की तरह एक्वा को सारी चीजें सिखा रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। वहीं पे एक्वा तैसी से कहता है कि उसे ये एक्टिंग का चांस उसकी बहन रूबी को देना चाहिए, वो ज्यादा सूटेबल रहेगी। लेकिन तैसी उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर आई को चांस मिलते हुए देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें ही एक्टिंग करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि आई से न मिलने की वजह से भोंपड़ा बजा रही थी। एक्वा उसे समझाता है कि अब वो बच्ची नहीं है और उसे आदत डाल लेनी चाहिए। उसी टाइम पे वहाँ पे काना नाम की एक और छोटी बच्ची आती है जो कि यंग एक्ट्रेस थी और इसने कई बार शूटिंग के अंदर काम किया है और इसे काम मिलता रहता है। इसके बाद वहाँ पे काना की मैनेजर आती है तो वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट करने लगती है। वहीं पे काना ने आई की बेइज्जती कर दी थी, ये कहते हुए कि उसे आई से भी ज्यादा काम मिलता है। इसीलिए एक्वा और रूबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करके काना को मारते नहीं हैं। जिसके बाद एक्वा और काना की शूटिंग का टाइम आ जाता है जहाँ पे उन दोनों को मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर के सामने उन्हें क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए विलेज के अंदर वेलकम करना है। वहीं पे ताइसी ने एक्वा को समझा दिया था कि उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका नॉर्मल लुक ही बहुत ज्यादा क्रीपी है। फिर काना अपनी एक्टिंग करना शुरू करती है तो फिर एक्वा भी अपनी एक्टिंग करना शुरू करता है। वहीं पे एक्वा की एक्टिंग इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और शूटिंग खत्म होने के बाद वो एक्वा की तारीफ भी करती है कि एक्वा को देख के उसके सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। वहीं पे काना ताइसी के पास आती है और वो पूरे सीन को दोबारा रीसीन करने के लिए कहती है, लेकिन ताइसी इसे साफ मना कर देता है। तो फिर काना को रोना आ जाता है और वो रोते हुए कहती है कि एक्वा के मुकाबले उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा कमजोर थी। वहीं पे ताइसी दोबारा एक्वा के साथ बात कर रहा था और वो एक्वा से पूछता है कि एक्टिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। एक्वा बताता है कि एक्टिंग करना और क्या, लेकिन ताइसी बताता है नहीं, एक्टिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कला। और वो एक्वा को एक और चीज बताता है कि यंग एक्ट्रेस के अंदर जब बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है तब वो अपने हाथों से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और अपने कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं, जैसा कि अभी काना के साथ हुआ। और बेचारी काना अभी तक रोए ही जा रही थी। वहीं पे ताइसी एक्वा से कहता है कि उसे एक्वा के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो एक्टिंग करियर के अंदर बहुत ज्यादा खिताब गाड़ेगा, लेकिन एक्वा साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे एक्टिंग करने के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद हम लोग काना को देखते हैं जो कि रोते रोते एक्वा का नाम अपनी डायरी के अंदर लिख लेती है और वो फैसला करती है कि वो अगली बार से एक्वा से जहाँ भी मिलेगी वो कभी भी एक्वा से नहीं हारेगी। जिसके बाद टाइम स्किप होता है और 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, जहाँ पे एक्वा और रूबी दोबारा बड़े हो जाते हैं और उन्होंने प्री स्कूल के अंदर भी एडमिशन ले लिया था। वहीं पे ताइसी की मूवी बहुत ज्यादा हिट हो गई थी, इसीलिए आई भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी और उसे और भी कई तरह की जॉब मिलने लगती है और उसकी लाइफ अभी बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी बीच स्कूल के अंदर एक्वा रूबी से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है तो फिर रूबी बताने से मना कर देती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर एक्वा को पता चल गया कि रूबी काफी ज्यादा छोटी थी तो फिर एक्वा उसे सीरियसली नहीं लेगा और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाएगा, इसीलिए वो बताने से मना कर देती है। वहीं पे एक्वा बिल्कुल एकदम लड़कों की तरह, प्योर लड़कों की तरह रिकार्नेशन का पूरा फायदा उठा रहा था और जो भी चीज उसे मिल रही थी उसे सीख रहा था। इसीलिए वो बचपन से भी कई सारी बुक्स को पढ़ने लगा था और ये सब कुछ देख के टीचर भी हैरान होती है कि 5 साल का लड़का यहाँ पे इतनी भारी भरकम किताब पढ़ रहा है। क्लास के टाइम पे टीचर्स बच्चों से पूछते हैं कि वो लोग कौन कौन से टाइप का डांस करना चाहते हैं। डांस का नाम सुन के रूबी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से डर के भाग जाती है। इसीलिए एक्वा रूबी के पास आता है उसे चेक करने के लिए, लेकिन रूबी एक्वा को भी मना कर देती है और कहती है कि डांस के अंदर वो बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो डांस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। जिसपे एक्वा भी आगे से कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद रूबी हमें बताती है कि जब वो पिछली जिंदगी के अंदर सरीना थी तो फिर बीमारी की वजह से डांस तो छोड़ो उसे चलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। जिसके बाद रूबी जब आई के साथ थी तो आई अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं पे रूबी आई को करेक्ट करते हुए कहती है कि उसका मूव थोड़ा सा गलत है। रूबी हमें बताती है कि पिछली लाइफ के अंदर जब वो उसके पास कोई भी टाइम पास करने के लिए काम नहीं हुआ करता था तब वो बेड के ऊपर लेट के आई के सारे परफॉर्मेंस ही देखा करती थी और इसी वजह से उसे आई के सारे मूव्स याद हो गए हैं। फिर रूबी आई को करके भी दिखाने की कोशिश करती है कि वो क्या गलती कर रही थी, लेकिन वो करते करते ही नीचे गिर जाती है और उसे रोना आ जाता है कि वो एक मूव भी ठीक से नहीं कर पा रही है। लेकिन आई रूबी को उठा लेती है और उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो चाहे जितनी भी बार नीचे गिर ले लेकिन उसे कोशिश करना नहीं छोड़ना है। तो फिर रूबी इसी तरीके से डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और वो काफी अच्छी होने लगती है और वो प्रैक्टिस करते हुए सोचती है कि पिछले टाइम में वो इसी तरीके से डांस प्रैक्टिस करना चाहती थी और बार बार डांस प्रैक्टिस करने की वजह से रूबी के मूव्स और उसका डांस काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। एक्वा भी दूर से ये सब कुछ देख रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि रूबी एक्टिंग के साथ साथ डांस स्किल के मामले में भी काफी ज्यादा अच्छी है। फिर हम लोग आई को देखते हैं जो कि एक फोन बूथ के अंदर जाती है, जो अपने हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी और वो उसको अपने घर पे बुला रही थी ताकि वो अपने बच्चों से आके मिल ले। दरअसल आई ने रूबी और एक्वा को ये बात करते हुए देख लिया था कि वो दोनों अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं कि उसके फादर कैसे हैं, इसीलिए आई उन दोनों को उनके फादर से मिलवाना चाहती थी। वो बंदा आई से उनका एड्रेस लेता है और आई उसे अपने नए घर का एड्रेस दे देती है और आई ने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई है कि रूबी और एक्वा का फादर कौन है, यहाँ तक कि अपने मैनेजर को भी नहीं। जिसके बाद हम लोग मैनेजर और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि आई के घर पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और मैनेजर इस टाइम पे सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी एजेंसी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी और ऊपर से आई के ग्रुप को एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करने का मौका दिया गया था। जिसके बाद में मैनेजर और आई की एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे मैनेजर की जब मुलाकात आई के साथ हुई थी तब मैनेजर ने देखते ही आई को आइडल बनने का ऑफर दिया था, लेकिन आई ने मना कर दिया था ये कहते हुए कि वो बचपन से ही सिंगल मदर के साथ रहती है और उसकी मदर अब जेल में जा चुकी है और उसे लगा था कि जब उसकी मदर छूट के बाहर आएंगी तब वो आई के साथ रहेंगी। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद भी उसकी मदर ने आई को कोई भी प्यार नहीं दिया और तब से लेके अब तक आई अकेले ही रहती आई है और किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया है। इसलिए आई को आई लव यू का मतलब ही नहीं पता है तो वो भला अपने फैंस को प्यार कैसे देगी। जिसपे मैनेजर आई को बताता है कि वो एक
काम कर सकती है वो है झूठ बोलना। उसे बस झूठ ही तो बोलना है, फैन उसे सच मान लेंगे। इसी तरीके से आई आइडल बनी थी और वो काफी ज्यादा फेमस हुई, उसके बच्चे भी हुए, लेकिन वो सोचती है कि उसने अभी तक एक्वा और रूबी दोनों को आई लव यू नहीं कहा है। तभी आई के घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तब उसके सामने वही किलर खड़ा था जिसने एक्वा को मारा था और ये काफी टाइम से आई का पीछा भी कर रहा था। अचानक से वो बंदा एक चाकू निकालता है और आई के पेट के आर पार कर देता है, जिससे आई काफी ज्यादा हैरान होती है और वो पीछे खसक जाती है। उसी टाइम पे एक्वा भी दरवाजा खोल के बाहर आता है और वो सामने का नजारा देख के हिल सा गया था। वहीं पे वो स्टॉकर आई से कहता है कि आई ने हमेशा अपने फैन से झूठ बोला है कि वो उनको पसंद करती है। आई भी इस बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो कहती है कि ये उसका एक तरीका है अपने फैंस को प्यार दिखाने का। स्टॉकर आई से कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। आई को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो बंदा कौन है, लेकिन आई को पता था कि ये बंदा कौन है और वो बताना शुरू करती है कि वो दोनों एक हैंडशेक इवेंट के दौरान मिले थे और उस बंदे का नाम यूएस के है। यहाँ तक कि आई को अपने सभी फैंस के चेहरे याद थे जिनसे वो अभी तक मिली थी। जैसे यूएस के काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे गिल्ट होने लगता है, जिसके बाद वो घबरा के वहीं से भाग जाता है। एक्वा जल्दी से आगे बढ़ के आई के लिए एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आई उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो घर का दरवाजा बंद कर देती है ताकि रूबी इस साइड ना आ सके। दूसरी साइड से रूबी उन लोगों से पूछ रही थी कि क्या हुआ है। आई बोलना शुरू करती है कि उसे अब सभी से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो आज का कॉन्सर्ट नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो एक्वा को हक कर लेती है और उन लोगों से कहती है कि वो उन दोनों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी। आई बताती है कि वो रूबी को एक कमाल की डांसर और एक्वा को एक कमाल के एक्टर के रूप में देखना चाहती थी। इसके बाद वो अपने लास्ट वर्ड कहती है कि वो उन दोनों को पसंद करती है और वो उन्हें आई लव यू कहती है, और ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है, वो अपने दिल से उन्हें आई लव यू कह रही है। इतना कहने के बाद आई मारी जाती है। वहीं पे रूबी और एक्वा दोनों ही रोना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये न्यूज पब्लिक को दी जाती है कि एक फेमस आइडल आई मारी जा चुकी है। वहीं पे फैंस काफी ज्यादा उदास थे और कुछ फैन ऐसे भी थे जो कि आई के मरने का मजाक बना रहे थे, इसलिए रूबी को उनके कमेंट्स पढ़ के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पे मियाको और मैनेजर रूबी और एक्वा को अडॉप्ट कर लेते हैं। मियाको उन दोनों से कहती है कि वो उनकी रियल मदर भले ही नहीं है, लेकिन वो उन्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझती है। जिसके बाद आई की मौत को समय के साथ साथ भुला दिया जाता है और आई का फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ पे सभी लोग आई के लिए काफी ज्यादा उदास थे। वहीं पे रूबी एक्वा से पूछती है क्या वो बड़ी होके एक आइडल बन सकती है, लेकिन एक्वा उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर वो पैसे के लिए कर रही है तो फिर यहाँ पे पैसे कमाने के और भी कई सारे रास्ते हैं। दरअसल एक्वा ये नहीं चाहता था कि रूबी भी बड़ी होके एक आइडल बने, क्योंकि उसका दिल काफी ज्यादा मासूम है। अगर कोई भी फैन उसे हेट करता है तो वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन अचानक से एक्वा को याद आता है कि जिस बंदे ने आई को मारा है उसी बंदे ने डॉक्टर को भी मारा था, यानी कि एक्वा को। जिसके बाद वो डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करता है कि आई का कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ना ही कोई क्लोज रिलेटिव है, ना ही उसका कोई दोस्त है। मैनेजर और बाकी लोग आई को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तब उसका जाके शक सीधा उसके फादर के ऊपर टूट पड़ता है और इसके बारे में सोचते ही एक्वा साइको की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि जिस किसी ने भी आई को मारा है वो उसे पाताल से भी खोद के बाहर निकालेगा और उसे अपने हाथों से मारेगा। जिसके बाद एक्वा ताइसी के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि ताइसी उसे पाल के बड़ा करे और उसे सब कुछ सिखाए। ताइसी शुरुआत में तो उसे सीरियस नहीं लेता है, लेकिन जब वो एक्वा का डरावना चेहरा देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद एक और टाइम स्किप होता है जहाँ पे रूबी और एक्वा मिडिल स्कूल के स्टूडेंट बन चुके थे और वो दोनों अपने स्कूल के लिए निकल रहे थे। वहीं पे एक्वा ने अपने बदले को अभी तक नहीं छोड़ा था और वो सिर्फ बदले की ही राह पे अब चलने वाला था। जिसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसको आई ने रिकॉर्ड किया था और ये वीडियो रूबी और एक्वा के फर्स्ट बर्थडे का होता है। आई उन दोनों से कहती है कि वो इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि जब वो दोनों 18 साल के हो जाएंगे तब वो सब लोग एक साथ अल्कोहल पीते पीते इसे देखेंगे। जिसके बाद वो उन दोनों को आशीर्वाद देती है कि वो दोनों हेल्दी हो और काफी जल्दी बड़े हो जाएं। आई के मरने के बाद कई सारे आइडल ग्रुप्स डिसबैंड हो गए थे, इसीलिए आइडल्स की काफी ज्यादा कमी पड़ गई थी। इसीलिए कंपनी ने एक फॉर्म डाला था कि जिसको भी आइडल बना है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भरा था, जिनमें से एक रूबी भी थी। रूबी सभी चीजों को काफी अच्छे से करती है और वो हर एक दायरे में फिट बैठती है और रूबी को इस बात पूरा यकीन था कि उसे आइडल के तौर पे चुन लिया जाएगा। घर जाते समय रूबी यही बात सोच रही थी कि उसने अपने दोस्तों से बस 2 ही झूठ बोले हैं। पहला तो उसकी मदर आई है और दूसरा कि वो रीबॉर्न हुई है और उसके पास उसकी पिछली जिंदगी की सारी मेमोरीज हैं। और जब वो दोबारा रीबॉर्न हुई तो वो आई के बच्चे के तौर पे रीबॉर्न हुई और आई के मरने से पहले उसने जितना भी टाइम आई के साथ बिताया था वो बहुत ज्यादा बेशकीमती है, इसीलिए वो भी आई की तरह एक आइडल बनना चाहती है। उसी टाइम पे एक्वा रूबी के पास आता है और वो उसे पढ़ाई करने के लिए कहता है क्योंकि हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आने ही वाला था और वो आइडलिंग के चक्कर में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रही थी। इसके बाद एक्वा वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो ताइसी से मिलने के लिए जा रहा है। रूबी में बताती है कि आई के मरने के बाद एक्वा पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो ज्यादातर
टाइम ताइसी के साथ ही बिताता है और उसने मुस्कुराना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वहीं पे आई के मरने के बाद मैनेजर पूरी तरीके से गायब हो चुका था और उसका कोई भी अता पता नहीं है। वहीं पे कंपनी को मियाको संभाल रही थी और आई के जाने के बाद ही 2 साल बाद उसके बैंड को पूरी तरीके से डिसबैंड कर दिया गया था। जिसके बाद रूबी के पास एजेंसी की तरफ से कॉल आता है और वो लोग रूबी को मना कर देते हैं, जिससे रूबी काफी ज्यादा निराश होती है और उसे रोना आ जाता है। लेकिन मियाको उसे गले लगा लेती है और उसे मोटिवेट करती है कि हार जीत चलता रहता है, लेकिन उसे कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रूबी को कॉल करने वाला और कोई नहीं एक्वा था। दरअसल एक्वा ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी रूबी को आई के नक्शे कदम पे चलने नहीं देगा, फिर उसे चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन रूबी की किस्मत कुछ ज्यादा ही चमकीली थी, इसलिए रास्ते के बीच में उसे एक स्काउट मिल जाता है जो उसे अंडरग्राउंड एजेंसी के लिए इनवाइट कर लेता है। घर आने के बाद रूबी ये बात एक्वा और मियाको को बताती है तो फिर उन्हें शक होने लगता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अंडरग्राउंड एजेंसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं। वहीं पे मियाको को भी पता था कि एक्वा ये नहीं चाहता है कि रूबी कोई आइडल बने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूबी का भी हाल आई की तरह हो। इसीलिए एक्वा उसी अंडरग्राउंड एजेंसी की एक आइडल के पास जाता है और उसे बेवकूफ बना के अपने साथ ले आता है और उसे इस बात का लालच देके कि वो उसे एक अच्छी एजेंसी के अंदर ज्वाइन करवा देगा। उसे अंडरग्राउंड एजेंसी के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। वो आइडल इन लोगों को बताती है कि उनकी अंडरग्राउंड एजेंसी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। वहीं पे उनका मैनेजर सिर्फ एक ही लड़की के ऊपर ज्यादा फेवर करता है और उनकी सैलरी भी काफी ज्यादा कम है। उस लड़की के जाने के बाद मियाको और एक्वा दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं उस एजेंसी के अंदर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो लड़की अभी यहाँ पे आई थी और उसने जो भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल सच हैं। उनकी एजेंसी भी बिल्कुल ऐसा ही किया करती थी। आई उनकी एजेंसी की सबसे फेमस आइडल थी, तो फिर एजेंसी आई के ऊपर ही फेवर किया करती थी। इसीलिए एक्वा मियाको से कहता है कि वो खुद एक आइडल ग्रुप स्टार्ट क्यों नहीं करती है, लेकिन मियाको बताती है कि ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूबी अपना इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो रही थी। वहीं पे एक्वा उसे रोक लेता है और उसे पूछता है क्या वो इसके लिए बिल्कुल सीरियस है, जिसके लिए रूबी हाँ कहती है। तो फिर मियाको रूबी को बताती है कि वो एक आइडल ग्रुप शुरू करने वाली है, इसलिए रूबी को उनकी ही एजेंसी ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर रूबी इसके लिए फटाफट मान जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टैंप लगा देती है, क्योंकि घर की एजेंसी में कौन सी बुराई है। जिसके बाद हम लोग एक्वा को देखते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए ताइसी के पास जाता है और वो उसके पास एडिटर की तरह जॉब करता है। और एक्वा का बस एक ही मकसद था कि वो यहाँ पे रह के नॉलेज को इकट्ठा करना चाहता है। बाकी उसका मेन गोल तो उसके बाप को ढूंढ के उसे कुत्ते की तरह पीट के मारना ही था। हालांकि ताइसी बार बार एक्वा को उंगली करते रहता है कि उसे एक्टिंग में करियर बनाना चाहिए, लेकिन एक्वा हमेशा इस बात को टाल देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूबी और एक्वा का जहाँ पे उन्हें हाई स्कूल के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रूबी का इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है, लेकिन एक्वा के मामले में उन लोगों को एक्वा का नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वहीं पे एक्वा और रूबी जब बगल में ही खड़े थे तब उनके बगल से काना गुजरती है और वो एक्वा को देखते ही उसे पहचान लेती है। हालांकि एक्वा को काना के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन काना के बताने पे उसे याद आ जाता है ये काना वही लड़की है जिसके साथ उसने बचपन में थोड़ी बहुत एक्टिंग की थी। फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। फिर एक्वा ताइसी के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन काना उसका पीछा कर रही थी और वो एक्वा से कई सारे सवाल पूछती है कि वो एक्टिंग करता है या नहीं, वो अभी क्या कर रहा है और वो कौन से मिडिल स्कूल से पास हुआ है। साथ ही में काना शर्माते हुए एक्वा को घर के लिए इनवाइट भी करती है, लेकिन एक्वा इन सभी चीजों के लिए मना कर देता है और काना को अपने साथ ताइसी के घर ले जाता है, जहाँ पे ताइसी काना को देख के कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं, तुम काफी बड़ी हो गई हो। वहीं पे काना एक्वा से पूछती है कि अगर उसने एक्टिंग छोड़ दी है तो फिर वो ताइसी के साथ काम क्यों कर रहा है। इस पे एक्वा बताता है कि वो यहाँ पे बस एक असिस्टेंट की तरह काम करता है बस। जिसके बाद वो सभी लोग बैठ के एक साथ खाना खाने लगते हैं। यहीं पे सभी को पता चलता है कि काना अकेले रहती है। उसके पेरेंट्स थोड़ा गाँवों में रहते हैं तो वो शहर में रहती है अकेले, और अक्सर वो खाना बाहर से ही मंगा के खाती है, इसीलिए वो सभी लोगों के साथ खाना खा के काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद काना एक्वा को बताती है कि वो किसी मूवी के अंदर एक लीड रोल का एक्ट कर रही है और वो एक्वा को डायरेक्टर से कह के एक रोल दिला सकती है, लेकिन एक्वा इसके लिए साफ मना कर देता है। लेकिन काना जैसे ही अपने प्रोड्यूसर कुबारागी का नाम लेती है तो फिर एक्वा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हमें पता चलता है कि आई के मरने के बाद एक्वा को 3 फोन मिले थे, जिनमें से पहला वो पर्सनल यूज के लिए रखती थी और दूसरा बिजनेस यूज के लिए, और जो तीसरा बचा था उसको आई ने यूज करना ही बंद कर दिया था। और जब एक्वा ने उस तीसरे फोन को खोल के निकाला तब उसके अंदर 3 कॉन्टैक्ट्स मिले थे, जिनमें से पहला कॉन्टैक्ट कुबारागी का था। और एक्वा इसीलिए काना को अचानक से हाँ कह देता है कि वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है। काना का प्रोड्यूसर एक्वा के लिए तुरंत मांग जाता है, क्योंकि एक्वा काफी ज्यादा खूबसूरत था। वहीं पे एक्वा ये वाली बात अपने घर पे बताता है तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद रूबी और मियाको बैठ के उस ड्रामा को देखने लगते हैं, जहाँ पे एक्वा आखिरी एपिसोड के अंदर विलन की तरह आने वाला था। लेकिन वो लोग जब ड्रामा देखते हैं तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि काना को छोड़ के बाकी सभी एक्टर्स की एक्टिंग बिल्कुल घटिया थी। वहीं पे एक्वा को इन सभी चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस कुबारागी का डीएनए चाहिए था ताकि वो डीएनए टेस्ट करा सके। इसके बाद काना एक्वा से मिलती है और वो उसे उसकी स्क्रिप्ट देती है। एक्वा जी जान लगा के स्क्रिप्ट को पढ़ता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा है। जिसके बाद शूटिंग का दिन
दिन आ जाता है, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ का स्टेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और जब एक्वा की मुलाकात ड्रामा के मेन लीड से होती है तो वो एक्वा को इग्नोर कर देता है और उसे भाव ही नहीं देता है। इसके बाद शूटिंग वहाँ पे शुरू हो जाती है, लेकिन मेन लीड के चेहरे के ऊपर पानी की एक बूंद गिर जाती है तो वो शूटिंग ही रुकवा देता है। पता नहीं क्या दिक्कत थी। फिर इसके बाद काना एक्वा के पास जाती है और वो उसे कहती है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि एक्वा काफी जल्दी से एक्टिंग सीख रहा है और वो एक्वा को दोबारा एक्टिंग करता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है। फिर हम लोग कुबारागी और ताइसी को देखते हैं, जहाँ पे हमें उनकी बातों से पता चलता है कि कुबारागी बस काना का फायदा उठा रहा है उसके पॉपुलर होने का, क्योंकि काना की कॉस्ट काफी ज्यादा कम है लेकिन उसकी एक्टिंग और उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। वह पे एक्वा दूर से ये सभी बातें सुन रहा था और उनके जाने के बाद एक्वा जल्दी से जाता है और कुबारागी की छोड़ी हुई सिगरेट को उठा लेता है और एक्वा को जो डीएनए के लिए चाहिए था वो उसे मिल चुका था। वहीं पे एक्वा को काना के लिए बुरा लगता है, क्योंकि काना ने कहा था कि वो बस इतना चाहती है कि लोग उसकी एक्टिंग को रिकॉग्नाइज करें बस। लेकिन एक्वा कहता है कि ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, यहाँ पे बस काना का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही चलती है। जिसके बाद शूटिंग वहाँ पे शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश होने की वजह से स्टेज काफी ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन टीम ने कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लिया था। इसके बाद कैमरा ऑन किए जाते हैं और काना हमें बताती है कि कैमरा के ऑन होने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और एक्टर खुद से ही सवाल करने लगता है क्या वो सब कुछ ठीक कर रहा है। इसके बाद काना हमें अपने बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पास काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग स्किल थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा फेमस हो गई, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने उसे भुला दिया क्योंकि वो घमंडी हो गई थी और एक टाइम पे जाके लोग उसे भुला ही दिए थे। लेकिन काना को इस ड्रामा की वजह से अब दूसरा मौका मिला है। हालांकि पहले के 4 एपिसोड वो पूरी तरीके से फ्लॉप गए हैं, लेकिन वो इस आखिरी एपिसोड को शानदार बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी, क्योंकि ये एपिसोड इस पूरी सीरीज की जान होने वाली है। क्योंकि मांगा के अंदर यही क्लाइमेक्स होता है जहाँ पे हीरो स्टॉकर के साथ भिड़ जाता है, जिसके बाद हीरोइन इमोशनल होके हीरो से कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। वहीं पे काना ने जब इस मांगा को पढ़ा था तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो जब भी बार इस पैनल को पढ़ती तो वो उतनी बार इमोशनल हो जाती। इसके बाद हीरो एक्टिंग करना शुरू करता है, लेकिन उसके एक्टिंग के अंदर कोई भी जान नहीं थी और वो बिल्कुल भी फोकस होकर एक्टिंग नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कैमरामैन और बाकी सभी लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसा चल रहा था वो उसको वैसा ही चलने दे रहे थे। जिसके बाद एक्वा वहाँ पे एंट्री मारता है, जो कि सारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा था, जैसे कि पानी के ऊपर चलना, जो माहौल को और भी ज्यादा दहशत में डाल रहा था। यहाँ तक कि कैमरामैन भी एक्वा की एक्टिंग को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद एक्वा अपनी लाइन बोलना शुरू करता है तो वो एग्जैक्ट मांगा की तरह ही लग रहा था, लेकिन हीरो के ऊपर अभी भी कोई असर नहीं हुआ था। वो बिल्कुल कैजुअली अपनी लाइंस को कह रहा था, इसीलिए एक्वा उसके पास जाता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल घटिया है, दिखने में सुंदर लगता है लेकिन अंदर से बिल्कुल घिनौना है। तो फिर हीरो को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एक्वा का एकदम से कॉलर पकड़ लेता है और वही लाइनें बोलने लगता है जैसा कि मांगा के अंदर हुआ था। वहीं पे एक्वा ने जानबूझ के मेन लीड को उकसाया था ताकि वो माहौल को बिल्कुल मांगा की तरह बना सके। इसके बाद वो काना की तरफ देखता है तो काना को समझ में आ जाता है कि उसे अब यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि एक्वा ने ये स्टेज उसी के लिए तैयार किया है। इसके बाद एक्वा अचानक से चाकू निकालता है और काना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हीरो एक्वा के ऊपर पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद एक्वा दोबारा खड़ा होता है और अपनी मांगा की लाइंस बोलना शुरू करता है और वो काना की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। काना भी अपनी लाइंस कहती है और वो बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्रेशन देती है जैसा कि मांगा के अंदर था। शूटिंग खत्म होने के बाद मेन लीड एक्वा से माफी मांगता है। एक्वा उसे बताता है कि ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था, इसीलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद काना का सीरीज के लिए आखिरी सीन लेना था, जहाँ पे उसे एक ऐसा चेहरा बनाना था जहाँ पे वो बातें करते हुए शर्मा रही थी, इससे ये बात पता चलेगी कि वो मेन कैरेक्टर के प्यार में है। काना बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह के एक्सप्रेशन देखती है जैसा कि मांगा के अंदर था, लेकिन वो एक्वा को देखते हुए ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी। जिसके बाद हम लोग उसी मांगा के ऑथर को देखते हैं जिसके ऊपर ड्रामा बन रहा था, और वो ऑथर लास्ट एपिसोड को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने मांगा बनाई थी और जब ड्रामा बनने वाला था तब वो काफी ज्यादा खराब जा रहा था। इसके बाद इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा फेमस होता है और सभी लोग इसे काफी ज्यादा प्यार देते हैं। इसके बाद हम लोग एक पार्टी के अंदर एक्वा और काना को देखते हैं, जहाँ पे काना के पास वही मांगा ऑथर आती है जिसको हमने पहले देखा था, और वह एक्वा और काना की तारीफ करती है कि उन लोगों ने मांगा की इज्जत को बचा लिया। इसके बाद एक्वा के पास कुबार आगे आता है, जो कि एक्वा को और भी ज्यादा काम देना चाहता था। वहीं पे एक्वा कुबार आगे से आई के बारे में पूछता है। वहीं पे कुबार आगे एक्वा से कहता है कि वो उसे आई के बारे में सारी जानकारी देगा, लेकिन उसकी खातिर एक्वा को एक काम करना पड़ेगा, और एक्वा इस चीज के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद एक्वा और रूबी का वो दिन आ जाता है जहाँ पे उन्हें पहली बार हाई स्कूल जाना था। वहीं पे काना उन्हें पहले दिन ही रोक लेती है और उन्हें बताती है कि ये स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे फेमस एक्ट्रेस और आइडल आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक नॉर्मल स्कूल है। इसके बाद रूबी जब अपनी क्लास के अंदर जाती है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वो अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है और तब उसकी मुलाकात एक मीनामी नाम की लड़की से होती है। वहीं पे मीनामी रूबी के साथ काफी अच्छे से बात करती है और वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। और जब रूबी मीनामी के बारे में गूगल पे चेक करती है
तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद रूबी मिनामी को एक्वा से मिलवाती है। वहीं पे एक्वा रूबी की तारीफ करता है कि वो स्कूल के अंदर आती है एक दोस्त बना ली। वहीं पे एक्वा ने एक भी दोस्त नहीं बनाए थे, लेकिन रूबी और मिनामी काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। लेकिन एक्वा उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं है, तो फिर उसे नर्वस होने की क्या ही जरूरत है। लेकिन रूबी उसे बताती है कि वो एक को जानती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूबी के क्लास में एक लड़की लेट से आती है जिसका नाम फ्रेल था, और फ्रेल एक काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस, डांसरस और सिंगर है। इसीलिए मिनामी और रूबी काफी ज्यादा फेमस होते हैं। वहीं पे रूबी फ्रेल की काफी ज्यादा बड़ी फैन थी, और उसी टाइम पे फ्रेल उनके पीछे से जा रही थी तो एक्वा उसके पास जाता है और उसे कहता है कि रूबी उसी की क्लास में है, तो फिर वो रूबी का काफी अच्छे से ख्याल रखे। वहीं पे फ्रेल एक्वा और मिनामी दोनों को ही जानती थी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन दोनों ने ही किसी न किसी शो के अंदर काम किया था। लेकिन जब बात रूबी के ऊपर आती है तो फ्रेल उसे पहचानने से मना कर देती है और उससे कहती है कि उसे मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए रूबी रोते रोते मियाको के पास जाती है और उसे जिद करने लगती है कि मियाको उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आइडल बना दे। लेकिन मियाको बताती है कि उनके पास आइडल के लिए कैंडिडेट्स नहीं है और आइडल्स को ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसी टाइम पे एक्वा मियाको से कहता है कि उसके पास एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो कि अभी फ्रीलांसर का काम कर रही है, और एक्वा के मन के अंदर काना का थॉट चल रहा था। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि काना से मिलने का मौका ढूंढ रही थी, और वो उसे बैंड को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करने वाली थी। इसीलिए एक्वा रूबी की मदद करता है और वो काना को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वहीं पे काना को ऐसा लग रहा था कि एक्वा उसे अपने प्यार को कन्फेस करने वाला है, इसीलिए उसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन जब वो मिलने के लिए जाती है तब उसे वहाँ पे रूबी भी दिखाई देती है, तो फिर उसका मुंह बन जाता है और वो रूबी से कहती है कि उसके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड के अंदर जो भी कहना है जल्दी कहो। तो फिर रूबी काना को आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन काना इसके लिए साफ मना कर देती है और मन के अंदर सोचती है कि वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन अगर वो आइडल बन जाती है तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो आइडल नहीं बन पाती है तो फिर उसका एक्टिंग का करियर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसी टाइम पे एक्वा आगे बढ़ता है और वो काना को रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो आइडल ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लेकिन काना इसके बावजूद मना कर देती है। वो दोनों इसी तरीके से लड़ते रहते हैं और आखिर में हम लोग देखते हैं कि काना कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। इसके बाद काना एक्वा से पूछती है क्या उसे कोई नई जॉब मिली, तो फिर रूबी उसे बताती है कि एक्वा को एक डेटिंग शो के अंदर एक जॉब मिली है। इस पे काना डेटिंग शो के बारे में बताती है कि ये एक ऐसा शो होता है जहाँ पे जो भी कैरेक्टर आपस में डेट करते हैं वो रियल लाइफ के अंदर भी डेट करने लगते हैं। इसके बाद हमें बाकी शो के एक्ट्रेस से मिलवाया जाता है, जिसमें से पहले थी यूकी जो कि एक फैशन मॉडल है। इसके बाद आता है नोबुयुकी जो कि एक डांसर है। इसके बाद आती है अकाने जो कि एक एक्ट्रेस है। चौथे नंबर पे है मेमेचो जो कि एक यूट्यूबर है, हम इसे मेमे कहेंगे। और आखिर में आता है केंगो जो कि एक फेमस बैंड से है और ये सभी लोग हाई स्कूलर हैं। और आखिर में हमारा एक्वा। वहीं पे एक्वा उन सभी लड़कियों से काफी अच्छे से बात कर रहा था और उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था। इसीलिए रूबी और कानाए को जलन होने लगती है क्योंकि एक्वा ने कभी भी इनकी तारीफ नहीं की है। जिसपे मियाको उन्हें समझाती है कि ऐसे शो के अंदर एक्वा को इसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा और शायद आगे उन्हें जाके कोई किस सीन भी देखना पड़ेगा। ये सुन के काना काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि एक्वा किसी दूसरी लड़की को किस करेगा। फिर हम लोग एक्वा को देखते हैं और उसे रियलिटी शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन शर्त की वजह से उसे बेशक ये सब कुछ सहना पड़ेगा, तभी उसे कोगार आगे से आई के सभी लड़कों के रिलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद एक्वा की मुलाकात यूकी से होती है जो कि एक्वा को रियलिटी शो के बारे में बताती है कि उसने ये सुना है कि रियलिटी शो के अंदर आखिर में एक कपल किस करता है, इसीलिए यूकी यहाँ पे क्वालिटी गाय को ढूंढ रही थी और अगर उसे किसी को किस करना हुआ तो वो एक्वा को जरूर किस करेगी। इससे एक्वा काफी हैरान होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सब कुछ शूटिंग के अंदर हो रहा था और यूकी एक्टिंग कर रही थी। इसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि काना से पूछती है कि वो अपने खाली टाइम में क्या करती है, तो काना उसे बताती है कि वो पढ़ाई करती है जैसा कि काना अभी कर रही थी, और वो रूबी को भी पढ़ाई करने के लिए कहती है क्योंकि अगर आइडल का काम नहीं चला तो फिर उसे वेट्रेस या फिर बार के अंदर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो काफी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कोई जॉब भी कर सकती है। लेकिन इतना सब समझाने के बावजूद रूबी के दिमाग में कोई भी बात नहीं घुसी थी। उसी टाइम पे वहाँ पे मियाको आती है जो अपने साथ एक कैमरा लेके आई थी और वो उन लोगों को बताती है कि आजकल आइडल्स सोशल मीडिया की वजह से भी काफी ज्यादा फेमस होती हैं। वो यूट्यूब पे अपनी वीडियो पोस्ट करती हैं जिससे उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और जब वो ऑफलाइन शो करते हैं तो वो सब्सक्राइबर वहाँ पे उन्हें देखने के लिए आते हैं। लेकिन काना को इसके ऊपर यकीन नहीं था क्योंकि ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो शो देखने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मियाको उन्हें समझाती है कि ट्राई करने में क्या ही जाता है, और वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे एक फेमस यूट्यूबर को भी लेके आई थी जो अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहनता है और सिर्फ चड्डी पहनता है, और काना उसे देख के डायरेक्ट ठरकी कह देती है। लेकिन रूबी को उसके बारे में पता था कि इसका नाम पियोन है जो कि अपनी मसल एक्सरसाइज के बारे
बारे में डांस करते हुए बताता है। लेकिन काना को पियोन से कोई भी उम्मीदें नहीं थी। लेकिन जब पियोन उसे बताता है कि वो हर साल यूट्यूब से 10 करोड़ कमाता है तो काना की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो तुरंत गिव अप कर देती है। पियोन उन्हें यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीजें समझाता है कि यूट्यूब को कैसे ग्रो किया जाता है, लेकिन उनके पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है और ना ही कोई बेस्ड है, इसीलिए वो लोग किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करके अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं। और पियोन उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर वो दोनों उसके साथ 1 घंटे तक परफॉर्म करती हैं तो फिर वो उन्हें मौका देगा उसके चैनल के ऊपर फेस रिवील करने के लिए और वो उनके साथ कोलैब भी करेगा। इसके बाद दोनों ही पियोन की बात मान जाती हैं और उसके साथ डांस परफॉर्म करने लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो लोग 1 घंटे तक सर्वाइव कर लेती हैं। इसके बाद पियोन उन दोनों से कहता है कि वो अपना फेस रिवील करके अपने बारे में बता सकती हैं। इस पे दोनों ही अपना फेस रिवील करती हैं और अपने आइडल ग्रुप के बारे में बताती हैं। और जब नाम बताने की बारी आती है तब काना रूबी को आगे करती है। रूबी काफी देर तक नाम के बारे में सोचती है, जिसके बाद वो अपना नाम बताती है, बी कोमोची, जो कि उसकी एजेंसी का ही नाम है। जिसके बाद हम लोग डेटिंग शो को देखते हैं, जहाँ पे यूकी रोते हुए कहती है कि वो डेटिंग शो को छोड़ने वाली है क्योंकि उसके क्लास के लड़के उसे बुली करते हैं इसको लेके। लेकिन कैमरा ऑफ होने के बाद हम देखते हैं कि यूकी ने ये सब कुछ झूठ बोला था ताकि वो शो को और भी ज्यादा चटपटा बना सके और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है। वहीं पे अकाने ये सब कुछ नोट कर रही थी। जिसके बाद वो सभी लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, जिसके पैसे मेमे देती है क्योंकि वो भी इसकी वजह से यूट्यूब में कुछ ज्यादा ही पैसे छाप रही थी। डिनर करने के बाद जब एक्वा घर पे आता है तब रूबी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके घर का एक रोल था कि संडे के दिन वो सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन एक्वा आजकल इस रोल को इग्नोर कर रहा था। एक्वा टॉपिक को चेंज करके रूबी को डेटिंग शो के बारे में बताने लगता है कि हर कोई वहाँ पे कैसे कैसे बिहेव करता है और किसके कौन से इरादे हैं। लेकिन एक्वा को ये सभी चीजें ज्यादा समझ में तो नहीं आती हैं, लेकिन उसे इतना जरूर पता चल गया है कि अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो झूठ बोलना सबसे अच्छा रास्ता होता है। वह भी डेटिंग शो बहुत ज्यादा फेमस हो रखा था और बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे। वह भी नोबुयुकी और यूकी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे और केंगो उन्हें देख के जेलस हो रहा था और लव ट्रायंगल बन जाने की वजह से जवान बच्चों के बीच में ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। वहीं पे मेमे एक्वा से कहती है कि अगर एक्वा को फेमस होना है तो वो मेमे के साथ रह सकता है, लेकिन एक्वा कहता है कि उसे बस शांति से शो को क्लियर करना है। वहीं पे मेमे का भी यही प्लान था कि वो इस शो से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती थी बस। लेकिन उसे एक चीज की चिंता हो रही थी जो की थी अकाने, जो अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और कैमरामैन से अपने डाउट्स को क्लियर कर रही थी। अकाने अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए उस बारे में सोचती है कि उसकी एजेंसी उसे ज्यादा भाव नहीं देती है और जब उसका मैनेजर डिफेंड करने की कोशिश करता है तब उसके मैनेजर को भी डांट पड़ती है। इसीलिए अकाने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करके इस शो के ऊपर निशान छोड़ के जाना चाहती थी। वहीं पे हम लोग रूबी को देखते हैं और उसे एक ड्रिंक पसंद नहीं आता है तो वो उसके बारे में ट्विटर पे ट्वीट करके बुराई लिखने वाली थी, लेकिन काना उसे मना करती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वो ऐसे ही किसी ब्रांड की बेइज्जती करती रहे तो फिर उसे फ्यूचर में कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिर हम लोग अकाने को देखते हैं और जब वो अपने रिव्यू चेक कर रही थी तब उसे पता चलता है कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे कि वो लोग अकाने के बारे में भूल ही चुके हैं और उसे शायद शो को भी छोड़ देना चाहिए। इसलिए अकाने अगले दिन शो के अंदर अटेंशन लेने की कोशिश करती है और वो यूकी और नोबुयुकी के बीच में आके नोबुयुकी को अपने साथ लेके जाती है। वहीं पे लोग इस चीज को देख के ये कमेंट करते हैं कि अकाने को शो छोड़ देना चाहिए। इसके बाद यूकी अकाने की नेल पेंट कर रही थी और यूकी अकाने से कहती है कि उसे पता है कि अकाने कैसा फील कर रही है, लेकिन अकाने अपनी बात को क्लियर करते हुए कहती है कि वो शो के ऊपर बस निशान छोड़ना चाहती है और कुछ भी नहीं। तो फिर यूकी अकाने से कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर अकाने को यूकी के साथ फाइट करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें कुछ कमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ यूकी को ही सपोर्ट कर रहे थे और वो अकाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर जब अकाने नोबुयुकी के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी उसी टाइम पे यूकी उसे अपने साथ लेके जाती है, लेकिन गलती से अकाने का हाथ यूकी के चेहरे के ऊपर लग जाता है और उसके ऊपर एक कट पड़ जाता है, जिससे वहाँ पे एक टेंस सिचुएशन बन जाती है और शूटिंग वोटिंग भी रुक जाती है क्योंकि यूकी एक मॉडल थी, इसीलिए उसके चेहरे के ऊपर कट लगना बहुत बड़ी बात थी। वहीं पे अकाने रोने लगती है और वो कहती है कि वो ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन यूकी उसे गले लग जाती है और उससे कहती है कि उसे पता है कि अकाने ये सब नहीं करना चाहती थी और उन दोनों के बीच में ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। एक्वा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सब कुछ देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन उन दोनों ने उसे सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन असली लड़ाई तो अब इंटरनेट पे होगी। फिर हम लोग ट्विटर पे देखते हैं जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। कुछ लोग अकाने को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग योगी को, जहाँ पे सबसे ज्यादा फेवर यूकी को ही मिल रहा था और सभी लोग उसी के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे और कुछ लोग तो
अकाने को मरने के लिए भी बोल रहे थे। फिर जब अकाने ट्विटर चेक करती है तो फिर उसे ये सब कुछ दिखाई देता है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसी चक्कर में वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती है और जब स्कूल जाती है तो कई सारी लड़कियां पीठ पीछे उसी के बारे में बात कर रही थी, इसीलिए वो रात को डिनर भी नहीं करती है। जिसके बाद वो दोबारा ट्विटर को चेक करती है तो लोग अभी भी उसके बारे में बुराई कर रहे थे। मेमे और बाकी सभी लोगों को अकाने की चिंता हो रही थी तो वो लोग उससे पूछते हैं क्या उसने खाना खाया, क्या वो ठीक है। लेकिन अकाने इन सभी चीजों के बारे में सोचते सोचते घर से बाहर निकल जाती है और मैसेज करके उन्हें भी बता देती है। लेकिन मेमे उसे बताती है कि टाइफून आने वाला है, वो बाहर क्या कर रही है। लेकिन अकाने चलते चलते एक ब्रिज के ऊपर आ जाती है और काफी ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि उसके अंदर ताकत भी नहीं बची थी। इसके बाद अकाने ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि वो इन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद करना चाहती है। जिसके बाद वो अचानक से ब्रिज से छलांग लगा देती है। लेकिन अचानक से वहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि अकाने को पकड़ के पीछे खींच लेता है। अकाने उस बंदे से कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं एक्वा था। इसके बाद एक्वा अकाने के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और अकाने शांत भी हो जाती है। अकाने को जब पता चलता है कि एक्वा ने उसे बचाया है तो फिर वो वहाँ पे रोने लगती है और उसी टाइम पे वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि अकाने की न्यूज को देख रही थी जहाँ पे उसे ट्रोल किया जा रहा था। और वो काना से पूछती है कि एक सेलिब्रिटी के लिए ये तो काफी ज्यादा इजी हो जाता होगा इन सभी चीज को सहना। लेकिन काना उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती है कि एक 17 साल की लड़की के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। और जब उसके साथ कम उम्र में ये सब कुछ हो रहा था तो वो खुद को इन सभी चीजों से छुड़वाने के लिए मार लेना चाहती थी। और इसी चक्कर में कई सारे सेलिब्रिटी हर दिन मरते हैं। लेकिन कुछ ही देशों के अंदर इस चीज को लेकर नियम बनाए गए हैं। जिसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर अकाने को देखते हैं जहाँ पे वो रोते रोते सभी चीजों को एक्सप्लेन करती है पुलिस ऑफिसर और अपनी मदर से। अकाने की मदर को भी अकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो रियलिटी शो नहीं देखती थी और उन्हें इंटरनेट के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था। इसीलिए वो अकाने से पूछते हैं कि अकाने ने उन्हें क्यों कुछ नहीं बताया। अकाने कहती है क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी। जिससे अकाने की मदर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया को एक्वा के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड करती हूँ कि तुमने अकाने की मदद की। हालांकि एक्वा मियाको से कहता है कि उसने कुछ भी फ्री में नहीं किया है, वो बाद में अकाने से ट्रीट लेगा। इसके बाद अकाने बाहर निकलती है और तभी वहाँ पे बाकी सभी मेंबर्स भी आ जाते हैं। वहीं पे यूकी अकाने के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारती है और बाद में उसे गले लग के कहती है कि उसे अगर कोई भी परेशानी थी तो वो उनके साथ बात कर सकती थी। जिसके बाद एक्वा आगे बढ़ता है और वो अकाने से पूछता है क्या वो अभी भी शो को कंटिन्यू करना चाहती है। जिसपे अकाने उसे बताते हैं कि उसने शो के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और उन लोगों ने भी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसीलिए वो शो को कंटिन्यू करना चाहती है। एक्वा ठीक है कहके वहाँ से निकल जाता है। दरअसल एक्वा को पता था कि शो के जितने भी हेड्स हैं वो जानबूझ के अकाने को विलन की तरह दिखा रहे हैं ताकि वो शो को और भी ज्यादा मजेदार बना सके। इसीलिए एक्वा अकाने की सुसाइड वाली बात को रिलीज कर देता है जिससे लोग अकाने के बारे में ना ही अच्छा सोच रहे थे और ना ही बुरा सोच रहे थे। इसके बाद एक्वा मेमे के पास जाता है और वो मेमे से उन लोगों की बहुत सारी फोटोज मांगता है जिसके अंदर अकाने भी उनके साथ थे। मेमे उसे पूछती है कि उसे फोटोज किस लिए चाहिए तो फिर एक्वा उसे अकाने की विलन वाली बात बताता है और उसे एक एग्जांपल भी देता है कि अगर कोई वीडियो एडिटर चाहे तो वो किसी को भी विलन के तौर पे दिखा सकता है। जैसे कि किसी सिर्फ रियलिटी शो के अंदर कोई लड़की मछली काट रही हो तो फिर खून उसके चेहरे और चाकू के ऊपर भी लग जाता है, लेकिन अगर उसी फोटो को क्रॉप कर दिया जाए तो वो उसे किसी विलन की तरह भी दिखा सकता है या फिर खूनी की तरह। और वो लोग उन फोटोज का इस्तेमाल करके अकाने की इमेज को चेंज कर सकते हैं क्योंकि लोग अकाने के बारे में कम ही जानते हैं। इसीलिए मेमे भी एक्वा की बात मान जाती है और वो उसके साथ काम करने वाली थी उन सभी फोटोज को पोस्ट करने के अकाउंट को हैंडल करने के लिए। वहीं पे यूकी एक्वा से कहती है कि वो लोग उस क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे यूकी ने अकाने को गले लगाया था और उसे पूछा था क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद एक्वा शो के प्रोड्यूसर के पास जाता है और उसे अकाने की रॉ क्लिप्स मांगता है, लेकिन प्रोड्यूसर देने से मना कर देता है। जिसपे एक्वा उसे बताता है कि उसे पता है कि वो लोग अकाने को शो के अंदर विलन की तरह दिखा रहे हैं ताकि वो शो को चटपटा बना सके। प्रोड्यूसर इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उनके पास सभी राइट्स हैं कि वो अकाने की हर तरह की क्लिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही वो अकाने को किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो सब कुछ अपने मन से ही कर रही है। और वैसे भी वो एक कमाल की लड़की है, वो इन सभी चीजों को संभाल सकती है। इस पे एक्वा प्रोड्यूसर से कहता है कि वो एक प्रो है, वो सिर्फ 17 साल की है जो इन सभी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। और कौन सा ऐसा एडल्ट होता है जो किसी बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करता है। डायरेक्टर इस बात को सुन के एक्वा की तरफ हैरानी से देखता है और बाद में शर्माने लगता है। इसके बाद डायरेक्टर एक्वा को सभी क्लिप्स दे देता है जो उसे चाहिए थी। इसके बाद
बाद एक्वा अपनी एडिटिंग के काम पे लग जाता है और एक दिन के अंदर ही एडिटिंग को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ये करने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद वो लोग एक दिन के बाद उस वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, तो फिर वो वीडियो काफी ज्यादा फेमस चली जाती है और वहीं पे अकाने जब उस वीडियो को देखती है तब उसे रोना आ जाता है। वीडियो की वजह से कई सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था और कई सारे लोग अकाने को सपोर्ट करने लगे थे। अगले दिन अकाने उन लोगों से मिलने के लिए आती है और वो उन्हें बताती है कि वो अगले शो से उनके साथ स्ट्रीमिंग करना शुरू करेगी। वहीं पे एक्वा अकाने से कहता है कि उसे अपना असली रूप किसी को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो लोग उसका फायदा उठाने लगेंगे। इस बात के लिए मेमे और युकी भी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक्वा से पूछने लगते हैं कि उसकी आइडल गर्ल कौन सी है, तो फिर एक्वा आई के बारे में सोचते हुए उन्हें आई के बारे में बताता है, जिससे मेमे को पता चल जाता है कि एक्वा आई के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे अकाने इन सभी चीजों को नोट कर रही थी और जब वो घर जा रही थी तब वो अपने मन के अंदर सोचती है कि एक्वा ने उसके लिए काफी कुछ किया है, इसीलिए वो उसकी आइडल गर्ल की तरह बन के एक्वा को रीपे करना चाहती है। इसके बाद अकाने आई के बारे में हर एक जानकारी इकट्ठा करने लगती है, उसकी छोटी से छोटी जानकारी को लेके कि वो क्या खाती थी और कैसे बोलती थी। कुछ दिनों बाद अकाने शूटिंग पे वापस आती है और वो सबसे पहले सभी से माफी मांगती है, लेकिन जब वो क्लास के अंदर आती है तब वो बिल्कुल आई की तरह ही बोलना शुरू करती है और एक्वा को आई की तरह ही बुलाती है। इससे एक्वा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे अकाने बिल्कुल आई की तरह ही चल रही थी और बात कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी आई की तरह ही हो गई थी, बस कलर चेंज था। और एक्वा ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद हमें रूबी और काना की मदद से पता चलता है कि अकाने एक्टिंग के मामले में बाहुबली हैं। अगर वो किसी रोल को करती है तो वो उसके अंदर घुस जाती है और अभी के टाइम में हम लोग देखते भी बिल्कुल ऐसा ही हैं। अकाने जो कि आई की तरह ही एक्टिंग कर रही थी और जब सभी लोग उसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बेफालतू की बातें करने लगती है, जैसे की आई किया करती थी। यहाँ तक कि सभी लोग अकाने को इस तरह से एक्टिंग करता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जब अकाने एक्वा से कहीं पे चलने के लिए पूछती है तो एक्वा तुरंत मान जाता है। वहीं पे युकी और मेमे अपने मन के अंदर सोच रही थी कि एक्वा जरूर अकाने को पसंद करता होगा। जिसके बाद वो एक्वा के पास जाती है और उसे एक बैग मांगती है, लेकिन एक्वा देने से मना करता है और कहता है कि खुद ले लो। लेकिन जब अकाने उसे कहती है कि वो मेमे को बैग दे दे तो एक्वा बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा अकाने उससे कहती है। इसीलिए मेमे युकी से कहती है कि तुमने देखा, ये अकाने की बात मान रहा है, ये पक्का उसे पसंद करता है। जिसके बाद एक्वा भी शर्माने लगता है और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहीं पे अकाने भी शर्माने लगती है। वहीं पे युकी और मेमे उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसे चिढ़ाने लगती है। वहीं पे हम लोग काना को देखते हैं जो कि रियलिटी शो की बेइज्जती कर रही थी और वो लगातार उसकी बेइज्जती करते हुए चली जाती है। वहीं पे जब अकाने स्कूल के लिए जा रही थी तभी वो दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि वो एक्वा को पसंद करती हैं। इसीलिए वो एक ही जगह पे चुपचाप खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे जेलेसी हो रही थी। उसी टाइम पे एक्वा काना के पास आता है और उसे कहता है कि वो दोनों स्कूल जाने की जगह पे कहीं और चल सकते हैं, जिसके लिए काना मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों कैच कैच खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे काना एक्वा से सवाल पूछ रहे थे कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं या फिर वो रियलिटी शो के अंदर किसके लिए एम कर रहा है। एक्वा बताता है कि वो किसी के लिए एम नहीं कर रहा है, वो बस वहाँ पे अपनी जॉब कर रहा है। लेकिन काना उसे बार बार पूछ रहे थे कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है, जिसपे एक्वा उसे बताता है कि वो अपने आसपास की लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसे बड़ी लड़कियां पसंद हैं। जिसपे काना को शर्म आने लगती है क्योंकि वो एक्वा से 1 साल बड़ी है। लेकिन जब उसे याद आता है कि अकाने भी उससे 1 साल बड़ी है तो फिर उसके दिल के अंदर दर्द होने लगता है। वहीं पे एक्वा अपने मन के अंदर सोचता है कि वो काना के थ्रू आई की फीलिंग्स को चेक कर रहा था और एक्वा काना के लिए जो फील करता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। जिसके बाद हम लोग एक्वा को अकाने के साथ देखते हैं, जहाँ पे अकाने एक्वा को सुगिरा कहती है उसकी मदद करने के लिए और उसी की मदद से वो एक कैरेक्टर को ढाल पाई है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई है। वहीं पे एक्वा भी अकाने की तारीफ करता है कि जब वो आई बनी थी तो एक्वा बिल्कुल हैरान हो गया था और उसे ऐसा लगा था कि वो बिल्कुल आई के सामने ही खड़ा है और वो अकाने से पूछता है कि उसने ये सब कुछ किया कैसे। जिसपे अकाने बताना शुरू करती है कि उसने आई के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और वो आई को इस हद तक जान चुकी है कि वो इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि आई का कोई सीक्रेटली बच्चा हो सकता था। ये सुन के एक्वा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अकाने से पूछने लगता है कि तुम और क्या क्या अंदाजा लगा सकती हो। जिसपे अकाने इस बात का भी अंदाजा लगा लेती है कि आई का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी हो सकता है और इस बात को जान के तो एक्वा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये एपिसोड इस शो का लास्ट एपिसोड होने वाला था, इसीलिए नोबे युकी को प्रपोज करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। वहीं पे एक्वा अपने मन के अंदर सोचता है कि अकाने का टैलेंट बहुत ज्यादा कमाल का है, वो अपने टैलेंट की मदद से किसी की भी पर्सनालिटी को जान सकती है और एक्वा इस हथियार और टूल को ऐसे जाने नहीं दे सकता है। इसके बाद एक्वा आगे बढ़ता है और वो अकाने को किस कर लेता है और इस सीन को देख के सभी लोग खुश होते हैं, यहाँ तक कि अकाने भी काफी ज्यादा खुश होती है और इसी तरीके से कपल स्टेबलिशमेंट शो का एंड होता है। वहीं पे हम लोग काना को देखते हैं जो कि इस एपिसोड को देख के रोने लगती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लगा था कि एक्वा ने किसी और लड़की को किस किया। शो खत्म होने के बाद सभी लोगों
लोगों को पार्टी दी जाती है, जहाँ पे हम लोग सभी लोगों को देखते हैं और ये सभी अपने करियर को लेके बात कर रहे थे। डायरेक्टर उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि वो लोग अगर अपने करियर को लेके बात कर रहे हैं तो फिर उन्हें सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे टैलेंटेड लोगों का फायदा उठाया जाता है और बाद में उन्हें फेंक दिया जाता है। इसके बाद हम लोग एक्वा को देखते हैं, जो कि कुबारागी के पास जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इस पे कुबारागी एक्वा को बताता है कि वो लोग आई के बारे में सारी बात सुशी खाते हुए करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूकी एक्वा के पास आती है, जिसके बाद वो डायरेक्ट एक्वा को अकाने के साथ बिठा देती है, जहाँ पे अकाने एक्वा से पूछती है कि उनका आगे क्या होगा। इस पे एक्वा कोई भी सीधा जवाब नहीं देता है और वो कहता है कि उसे अपनी फ्यूचर को लेके चिंता है, इसलिए वो अभी के लिए अपने कैरियर के ऊपर ही फोकस करेगा। लेकिन अकाने के बार बार पूछने पे कि एक्वा उसे पसंद करता है या फिर उसके इमेजिनरी कैरेक्टर यानी कि आई को, तो फिर एक्वा अकाने को बताता है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन एक एक्ट्रेस के तौर पे, जिससे अकाने खुश हो जाती है। जिसके बाद वो एक्वा को बताती है कि यूकी और नोबुयुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उसने शो के अंदर नोबुयुकी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना चाहती थी और नोबुयुकी उसका पहला बॉयफ्रेंड है। इसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मेमे और एक्वा एक साथ जा रहे थे क्योंकि उनका घर दूसरी तरफ पड़ता है। वहीं पे मेमे एक्वा को अकाने का नाम लेके कुछ ज्यादा ही चिढ़ा रही थी, लेकिन वो बाद में सीरियस होकर एक्वा को बताती है कि वो सबसे पहले आइडल बनना चाहती थी, लेकिन प्लान सही से नहीं चला तो फिर वो एक यूट्यूबर बन गई। ये सुनने के बाद एक्वा मेमे से कहता है कि अगर उसे आइडल बनना है तो वो उसकी एजेंसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। मेमे को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो एक्वा का चेहरा देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद एक्वा मियाको को मेमे से मिलवाता है, जहाँ पे मेमे अपने बारे में सब कुछ मियाको को बताती है। हालांकि वो एक चीज को छुपा रही थी। मियाको इस बात को भाप लेती है और उसे पता चल जाता है कि मेमे अपनी एज को छुपा रही है और वो मेमे से कहती है कि अपनी एज को छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे मेमे को रिलीफ मिलता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ के मियाको को अपनी एज के बारे में बताती है तो मियाको बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपनी उंगलियों से गिनना शुरू करती है। वहीं पे एक्वा अंदाजा लगा के बताता है कि मेमे 3 साल बड़ी होगी, लेकिन मेमे उसे बताती है कि वो 4 साल बड़ी है, यानी कि मेमे अभी 25 साल की है। और वहीं पे आइडल को ज्वाइन करवाने की उम्र 16 साल से 20 साल के बीच में होती है। जिसके बाद मेमे अपनी चले गए और उसकी मदर भी काफी हद तक ठीक हो गई, लेकिन उसकी उम्र निकल चुकी थी। अब वो किसी भी आइडल ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो मियाको से कहती है कि अब वो लोग उसे बिल्कुल ही मना कर देंगे, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे रूबी आती है, जिसने मेमे की पूरी कहानी सुन ली थी और वो मेमे से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी उम्र कितनी है, सपनों की कोई भी उम्र नहीं होती है और वो उसे अपने आइडल ग्रुप के अंदर इनवाइट करती है। वहीं पे काना ने भी उसकी कहानी सुनी थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिसके बाद एक्वा जब काना से पूछता है उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो काना उसे बिल्कुल गुस्से में घूरती है और एक्वा को इग्नोर करके मेमे को भी ग्रुप के अंदर इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि इन दिनों के यूट्यूब चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं, जिससे रूबी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन मेमे उन्हें बताती है कि उन लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो ही अपलोड किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसपे रूबी बताती है कि उन्होंने प्रेसिडेंट से बात की है और जब तक वो लोग कोई नया म्यूजिक नहीं निकाल लेते हैं तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेमे बताती है कि उनके पास एजेंसी के अंदर और भी कई सारे पुराने म्यूजिक हो सकते हैं जिनका वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे काना ये सुन के काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब एक आइडल होने के नाते उन्हें डांस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद वो तीनों काफी देर तक डांस प्रैक्टिस करती हैं और वहीं पे काना प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा थक जाती है और वो खुद के डिसीजन के ऊपर शक करने लगती है कि उसने इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों बोला था। उसी टाइम पे एक्वा काना के पास आता है और उसे पानी की बोतल देने की कोशिश करता है। काना शुरुआत में तो शर्माती है, लेकिन जब उसे किस सीन के बारे में याद आता है तो वो बोतल लेने से मना कर देती है। एक्वा काना से कहता है कि वो उसके बारे में अच्छे से जानता है कि वो बुरा भला कहती है, लेकिन जब भी वो एक्वा के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो एक्वा को दर्द होता है। जिसके बाद एक्वा वहाँ से चला जाता है। काना एक्वा के ऐसे बर्ताव से काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि एक तो ये दूसरी लड़कियों को किस भी करता है और ऊपर से ऐसी बातें भी कहता है। लेकिन जब वो एक्वा को बुलाती है तब तक एक्वा वहाँ से जा चुका था। फिर हम देखते हैं कि एक्वा कुबारागी के पास आया होता है, जहाँ पे कुबारागी एक्वा को सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बताता है कि ये इंडस्ट्री एक हाथ ले और एक हाथ दे के ऊपर चलती है। इसके बाद वो एक्वा को आई के बारे में बताना शुरू करता है कि जब आई की मुलाकात उससे पहली बार हुई थी तब उसे पता चला था कि आई गाँव साइड से आई है और वो अपने पहनावे के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं करती थी। इसीलिए उसने आई को एक ऐसी कंपनी के अंदर भेजा जहाँ पे वो पहले भी काम कर चुका था और आई को वहाँ पे एक लड़के से प्यार हो गया। कुबारागी को ये नहीं पता है कि वो लड़का कौन था, लेकिन उससे मिलने के बाद आई पूरी तरीके से बदल गई। उसके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कान रहने लगी और वो पहले से और भी ज्यादा अपने पहनावे के ऊपर ध्यान देने लगी थी। जिसके बाद वो एक्वा को उस कंपनी के किसी बंदे से मिलवाने की बात करता है तो एक्वा पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। जिसपे एक्वा बताता है कि वो बस एक्वा से कुछ लेना चाहता है,
क्योंकि उसे एक्वा के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। साथ ही में एक्वा की एजेंसी ने जो नया आइडल ग्रुप अभी अभी स्टेब्लिश किया था काना और मेमे वाला, तो कुबारागे को उसके अंदर भी इंटरेस्ट था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इसके अंदर से काफी सारा पैसा कमा सकता है। जिसके बाद हम लोग रूबी के आइडल ग्रुप को देखते हैं और उनके पास जापान आइडल फेस्टिवल की तरफ से इनविटेशन आता है, जो कि काफी बड़ी बात थी क्योंकि वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े आइडल ग्रुप परफॉर्म करते थे। वहीं पे कुबारागे ने इन लोगों से काफी जल्दी जवाब मांगा था क्योंकि वो फेस्टिवल अगले ही महीने होने वाला था। रूबी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि उनके ग्रुप का सेंटर गर्ल कौन बनेगा। सेंटर गर्ल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आइडल ग्रुप का, क्योंकि जो सेंटर गर्ल होती है उसे हर एक मामले में खड़ा उतरना पड़ता है, फिर वो चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर क्यूट दिखना हो। वहीं पे रूबी और मेमे के बीच में लड़ाई होने वाली थी कि मैं बनूंगी सेंटर गर्ल, लेकिन जब उन दोनों की नजर काना के ऊपर पड़ती है तो वो काना को सेंटर गर्ल बनने के लिए मनाने लगते हैं क्योंकि उसकी सिंगिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन काना इसके लिए मना करने लगती है। इसके बाद रूबी और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी कैरियोके के अंदर ज्यादा पॉइंट्स लेके आएगा वही सेंटर गर्ल बनेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूबी को 47 पॉइंट मिलते हैं, वहीं पे मेमे को 57। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की कंप्लेंट करने लगती हैं। लेकिन जब वो दोनों कैरियोके के अंदर काना की रिकॉर्डिंग्स को सुनती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि काना की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कमाल की थी। इधर हम लोग काना को देखते हैं जिसे 97 पॉइंट मिले थे सिंगिंग के अंदर। जिसके बाद रूबी और मेमे दोनों ही काना को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो सेंटर गर्ल बन जाए, लेकिन काना साफ मना कर देती है और वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो फिर रूबी और मेमे काना से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उसे सेंटर गर्ल नहीं बनना है तो फिर वो उन दोनों की हेल्प ही कर दे, जिससे उनकी सिंगिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद काना उनकी हेल्प करना शुरू करती है और वो बाद में बीच में आके गाना गाना शुरू करने लगती है। इसके बाद मियाको उनके पास आती है और उनसे कहती है क्योंकि उन्होंने हर चीज को डिसाइड कर लिया है तो वो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे किसी को लेके आए हैं। वहीं पे काना को लग रहा था कि ये एक्वा होगा, लेकिन असल में वहाँ पे पियोन आया था। रूबी और मेमे पियोन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद पियोन उनकी मदद करना शुरू करता है और वो उन्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग करवाता है। दूसरे दिन शाम के टाइम पे वो तीनों ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। वहीं पे काना बैल्कनी के पास खड़े होकर सोच रहे थे कि इन दोनों के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। उसी टाइम पे उसके पास पियोन आता है जो कि काना से कहता है कि अगर उसकी सिंगिंग काफी ज्यादा अच्छी है तो फिर वो सेंटर गर्ल बनना क्यों नहीं चाहती है। जिसपे काना उसे बताती है कि सेंटर गर्ल बनने का मतलब है पूरे ग्रुप का चेहरा बनना, और काना ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाना नहीं चाहती है क्योंकि लोग उसे गैर जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन पियान को ऐसा नहीं लगता था। तो फिर काना उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो। तो फिर पियान काना के बारे में सारी चीजें बताना शुरू करता है और ये सब बातें सुन के काना भी काफी हैरान होती है कि पियोन को उसके बारे में ये सब कुछ पता है। और वो पियोन से पूछती है क्या वो उसका फैन है, जिसपे पियोन हाँ कहता है। वहीं पे काना अपने मन के अंदर सोचती है कि पियोन इतना ज्यादा अच्छा है, उसे एक्वा का पीछा छोड़ के पियोन के साथ ही सेट हो जाना चाहिए, और वैसे भी पियोन मिलियंस में कमाता है। इसके बाद वो लोग अपनी प्रैक्टिस को इसी तरीके से चालू रखते हैं और पियोन काना का पूरा ध्यान रख रहा था, उसे पानी की बोतलें दे दे के। इसके बाद में पता चलता है कि पियोन असल में एक्वा था, बल्कि असली वाला पियोन तो वेकेशन बनाने के लिए बीच पे गया हुआ था। वहीं पे पियोन भी इस बात से हैरान होता है कि उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला कि मास्क के पीछे एक्वा है, और पियोन एक्वा की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करता है। फिर हम लोग रूबी को देखते हैं जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी। तो फिर काना उसे सोने को कहती है, नहीं तो वो अगले दिन शो के दौरान थकी थकी रहेगी और उनका शो भी खराब जा सकता है। लेकिन रूबी को इसके बावजूद नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो काना को अपनी लाइफ का एक किस्सा बताने लगती है कि पिछले टाइम के दौरान में उसके पास एक अंधेरे कमरे में जीने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से होती है जो कि उसका पहला प्यार था, जो हमारा डॉक्टर था। और जब डॉक्टर ने सेरेना से ये कहा कि अगर वो आइडल बनती है तो फिर डॉक्टर उसका नंबर 1 फैन बना रहेगा, और तब से लेके अब तक सेरेना आइडल बनने के पीछे ही हाथ धो के पड़ चुकी थी, और इसलिए रूबी इस दुनिया की नंबर 1 आइडल बनना चाहती थी ताकि डॉक्टर उसका फैन बन जाए। रात के टाइम में काना पानी पीने के लिए नीचे जाती है, तब उसे पियोन का मास्क उतरा हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि पियोन अपना मास्क कभी भी नहीं उतारता था तो वो चुपके से उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, और तब उसे पता चलता है कि मास्क के पीछे पियोन नहीं असल में एक्वा था, और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है, और उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो रात में सो ही नहीं पाती है, इसीलिए दिन के दौरान वो काफी ज्यादा थकी थकी रहती है। वहीं पे काना शो के लिए काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, और धीरे धीरे उसे उसके पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती हैं कि जब वो बचपन में सिंगिंग किया करती थी तो फिर लोग उसे काम देने के लिए मना करने लगते थे, यहाँ तक कि उसकी मदर भी उसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसी टाइम पे काना के पास रूबी आती है जो कि उससे ज्यादा घबराई हुई थी, और वो काना से कहती है कि जैसे जैसे शो का टाइम आ रहा है तो वो और ज्यादा घबराती जा रही है। हालांकि काना उसे समझाने की कोशिश करती है कि घबराने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रूबी जब काना के हाथों को छूती है तब उसे पता चलता है कि काना के हाथ भी ठंडे हैं, और वो काना से पूछती है क्या वो भी नर्वस है।
इस पे काना इस बात को स्वीकार करती है कि वो भी भयभीत है और वो रूबी से कहती है कि टीम के अंदर रहना काफी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि अगर काना अकेले फेल होती है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उसके फेल होने की वजह से टीम फेल होती है तो फिर उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। हालांकि रूबी काना से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग एक टीम के अंदर हैं, अगर वो फेल होते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है और उन्हें हमेशा चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। इससे काना के अंदर भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाता है। इसके बाद उनके परफॉर्म करने की बारी भी आ जाती है और वो लोग अपनी ड्रेस वेस पहन के स्टेज के ऊपर चले जाते हैं परफॉर्म करने के लिए और काना परफॉर्म करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। उनका शो शुरू होने से पहले हम लोग पहले वाले ग्रुप के कुछ फैंस को देखते हैं जो कि आई के फैन थे और उन्हें इस ग्रुप से कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। जिसके बाद वो तीनों परफॉर्म करने के लिए आती हैं और वहाँ पे काना देखती है कि ज्यादातर लोग मेमे को सपोर्ट करने के लिए आए थे और कुछ लोग रूबी को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी वहाँ पे उसकी एक भी ग्लो स्टिक नहीं थी। हम देखते हैं कि रूबी ने अपने लिए रेड, मेमे ने अपने लिए येलो ग्लो स्टिक को चुना था और वहीं पे काना ने व्हाइट ग्लो स्टिक को चुना था और वो लोग वहाँ पे जैसे जैसे परफॉर्म करते जा रहे थे काना का मोटिवेशन वैसे वैसे कम होता जा रहा था और उसे एक टाइम पे जाके रूबी से जलन होने लगती है, क्योंकि रूबी उसे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वहीं पे काना पीछे हटते जा रही थी। और जब वो परफॉर्मेंस के ऊपर गिव अप करने ही वाली थी कि उसी टाइम पे उसे वहाँ पे एक व्हाइट ग्लो स्टिक दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं एक्वा था, लेकिन एक्वा अपने साथ वहाँ पे बाकी सभी स्टिक्स को भी लेके आया था। इसके बाद एक्वा वहाँ पे हर एक ग्लो स्टिक को लेके अलग अलग तरीकों से मूवमेंट करते हुए उन्हें सपोर्ट करने लगता है और एक्वा को इस तरह से सपोर्ट करता हुआ देख के तो काना को हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद काना के अंदर भी जोश भर जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ पे कमाल का परफॉर्म करते हैं और उनका शो पूरी तरीके से हिट हो जाता है। शो खत्म होने के बाद फैन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए थे। वहीं पे रूबी तो थक हार के कार के अंदर ही सो गई थी और काना जब एक्वा से पूछती है कि उनका शो कैसा था तो एक्वा कहता है कि शुरू के मुकाबले में काफी अच्छा था। जिससे काना थोड़ा सा उदास हो जाती है तो एक्वा उससे कहता है कि वो लोग फ्यूचर में और भी कई सारे शो करने वाले हैं, इसीलिए वो अभी उन्हें रैंकिंग नहीं दे सकता है। तो फिर काना इससे थोड़ा सा खुश हो जाती है। जिसके बाद मिया को एक्वा से अकाने के बारे में पूछती है तो एक्वा बताता है कि उन लोगों ने डेटिंग सिर्फ जॉब की वजह से किया था और तब से तो वो दोनों मिले ही नहीं हैं, लेकिन कल वो लोग मिलने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज डालने के लिए। वहीं पे काना ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अकाने को चिढ़ाने लगती है, ये कहते हुए कि वो कभी भी एक्वा को सच्चा वाला प्यार कर ही नहीं सकती है। वहीं पे मेमे को पता चल जाता है कि काना एक्वा को पसंद करती है और एक्वा शायद अकाने को पसंद करता है या फिर अकाने एक्वा को, और उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उसे किसे सपोर्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग अकाने को देखते हैं और उसका मैनेजर उसके लिए एक नई जॉब लेके आता है और जब अकाने उस जॉब को चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि एक्वा भी उसके अंदर काम करने वाला है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक्वा और काना को देखते हैं जहाँ पे काना एक्वा का मजाक उड़ा रही थी कि वो उसे बात करने के लिए पियोन बन के आया था, अगर उसे इतना ही करना था तो फिर वो डायरेक्ट बात कर सकता था, लेकिन एक्वा उसे आखिर में इतना ही कहता है कि उसने ये सब कुछ बस इसलिए किया था ताकि उसकी बहन का शो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन काना इसके बावजूद एक्वा का मजाक उड़ाना बंद नहीं करती है, तो फिर एक्वा को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो काना के साथ बहस करने लगता है। वह रूबी इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो मेमे को बताती है कि एक्वा शुरुआत में बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन काना के मिलने के बाद वो थोड़ा सा चेंज हुआ और उसके बाद वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। वहीं पे मेमे अपने मन के अंदर सोचती है कि अकाने तुम्हें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी एक्वा को जीतने के लिए। जिसके बाद हम लोग राइडर नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि हमें बताता है टोक्यो बुलेट मांगा बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, इसीलिए वो इसका लाइव अडेप्शन बनाना चाहता है, यानी कि मूवी या फिर ड्रामा, और उसके पास एडेप्शन के लिए बहुत बड़ा बजट भी है और वो इसके अंदर अकाने को भी इनवाइट करना चाहता है। और उसी के साथ हम लोग कुबारागी को देखते हैं और राइडर कुबारागी से पूछता है क्या उसके पास कुछ सजेशंस हैं, जिसपे कुबारागी कहता है कि उसके पास ऐसे कई सारे अपकमिंग स्टार्स हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में इस तरह की डील हो जाती है। जिसके बाद हम लोग अकाने और एक्वा को देखते हैं जो कि डेट के लिए आए हुए थे और वो डेट के दौरान फोटोज खींच के उन्हें इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। वहीं पे अकाने एक्वा को बताती है कि उसे टोक्यो बुलेट के अंदर रोल मिल गया है और क्या वो भी इसके अंदर जॉब करने वाला है, तो एक्वा आई के बारे में सोचता है और हाँ कह देता है। इसके बाद अकाने उन्हें बताती है कि उन दोनों को कपल का रोल दिया गया है और इस तरह की कास्टिंग को जानबूझ के किया गया है। इसके बाद वो दोनों सोच रहे थे कि इस कैरेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा, तो वहाँ पे काना आती है और वो उन दोनों को बताती है कि वो इस रोल को प्ले करने वाली है। वहीं पे अकाने और काना दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, इसीलिए उन दोनों के बीच में क्लैश होते
रहता है। इसके बाद काना उन लोगों को बाय कह के वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे अकाने काना के जाने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो एक्वा को बताती है कि उन दोनों ने एक्टिंग करियर एक ही साथ शुरू किया था और उन दोनों की उम्र भी एक ही है और बचपन में जो भी उसे रोल मिलने वाला होता था काना उसे आके खा जाती थी। इसीलिए वो काना से बहुत ज्यादा नफरत करती है, व्यक्तिगत रूप से ना ही पीसी के रूप में। जिसके बाद हम लोग रूबी को देखते हैं जो कि आई की कब्र पे गई हुई थी उससे बात करने के लिए और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि आई हमेशा से चाहती थी कि रूबी बड़ी हो कि एक आइडल बने और एक्वा एक एक्टर। वहीं पे हम लोग एक्वा को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और ओसी नो को माई स्टार का पहला सीजन भी इसका सेकंड सीजन आज ही अपलोड हो गया है। तो जैसे ही ज्यादा एपिसोड हो जाएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।